खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा से। तो बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज मंडला और श्योपुर से शुरू होगी। इन यात्राओं की शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह। मंडला में मुख्य कार्यक्रम महात्मा गांधी स्टेडियम में होगा। इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते पहले ही पहुंच चुके हैं, तमाम तैयारियों का वो जायजा ले रहे हैं। 3 सितंबर से जन आशीर्वाद यात्राओं की शुरुआत हुई है। अलग अलग संभाग से जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही हैं। कल नीमच में राजनाथ सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया था। मंडला के अलावा श्योपुर से भी जन आशीर्वाद यात्रा निकलनी है। पहले मंडला पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके बाद श्योपुर वो पहुंचेंगे। श्योपुर पहुंचने के बाद प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना और उसके बाद यात्रा की शुरुआत। और उससे पहले मंडला में आयोजन। अलग अलग जगहों पर अलग अलग विधानसभाओं को ये छुएगी। अगर श्योपुर से निकल रही जन आशीर्वाद यात्रा की बात की जाए तो ये तकरीबन 40 से 44 विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकलेगी, अलग अलग जिलों के। मंडला से जो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी उसका फोकस महाकौशल रहेगा। तो मंडला और श्योपुर से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत आज होनी है। अमित शाह इन यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे और हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार इन दोनों जगहों पर तैनात हैं, मुस्तैद हैं। शैलेंद्र आपको नजर आ रहे हैं, सीधा आपको श्योपुर लिए चलेंगे। शैलेंद्र, बहुत शॉर्ट में इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा का खाका और एक और महत्वपूर्ण बात कि इस आयोजन के बारे में भी, टाइमिंग के बारे में भी बताएं। देखिए, बिल्कुल अगर श्योपुर की बात करूं तो तकरीबन 4:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है मंडला से श्योपुर पहुंचेंगे। और श्योपुर अभी जिस कार्यक्रम स्थल पर मैं मौजूद हूं ये मेला ग्राउंड है और यहीं पर एक मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो लगभग हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है। देखिए, अब अंतिम तैयारियां जो है वो की जा रही है। मंच की मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये वो मंच होगा जहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ से कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। ये यात्रा जो है वो आज से शुरू होगी और 22 सितंबर तक ये यात्रा चलेगी। लगभग 10 जिले जो है उनमें से यात्रा गुजरेगी। 44 विधानसभा क्षेत्र है उनको कवर करेगी। प्रमुखता ये यात्रा जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिले के 34 विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें तो फिर विदिशा और रायसेन 2 इलाके जो है वो वहां से यात्रा भोपाल पहुंचेगी। तो ये यात्रा जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। कार्यकर्ताओं को एक नया जोश भरने का काम इस यात्रा के माध्यम से किया जाएगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ जीत का मंत्र देंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो या फिर जो तमाम ग्वालियर चंबल संभाग के दिग्गज हैं वो इन यात्राओं में शामिल रहेंगे। हर विधानसभा वार जो जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग नेताओं को, वो जब पहुंचेंगे तो सबसे प्रमुख फोकस जो है वो गरीब कल्याण का रखा गया है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों, जिस तरीके से जो रिपोर्ट कार्ड रखा गया था बीजेपी की तरफ से, उसमें गरीब कल्याण की बात की है और इस यात्रा को विजय संकल्प यात्रा भी नाम दिया गया है। तो ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से, क्योंकि 2018 के परिणामों से सबक लेते हुए बीजेपी इस बार जीत की नई इबारत यहां लिखने का दावा कर रही है। उसके पीछे कई कारण है कि देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के साथ है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस इलाके से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भले ही खजुराहो से सांसद हो लेकिन अगर मूलतः बात करें तो वो मुरैना के रहने वाले, तो तमाम दिग्गज जो है वो इस अंचल से आते हैं। तो ऐसे में इस बार 2023 में चंबल का किला फतह करने की तैयारी जो है वो बीजेपी ने कर ली है और उसको कैसे फतह करना है इसका मंत्र देने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लगभग 4:30 बजे यहाँ पहुंचने वाले। आज यात्रा लगभग 22 किलोमीटर चलेगी। इस दौरान 2 सभाएं जो है इस कार्यक्रम में होने वाली हैं। जी, तो अलग अलग जगहों से होकर ये गुजरेगी। पूरा खाका एक तरह से शैलेंद्र बता रहे थे। शैलेंद्र, एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस अंचल का, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि सिर्फ फुटबॉल ज़्यादा है। ये जो पूरा अंचल है, अगर सिर्फ ग्वालियर चंबल की बात कर ली जाए, यहाँ बात से पहले गोलियां चल जाती हैं। ऐसे में अमित शाह की मौजूदगी सबको ठंडा करने का काम करेगी और एक साथ जोड़ने के काम भी आएगी। जी,
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए जीत का मंत्र तो देंगे ही देंगे कार्यकर्ताओं को, लेकिन साथ में ये भी ताकीद जो है वो कहीं ना कहीं मंच से मिलेगी कि सबको एक साथ मिलकर काम करना है। ग्वालियर चंबल संभाग हो या दूसरे अन्य इलाके हो, अगर 200 पार का नारा दिया, 51% वोट शेयर का अगर नारा दिया गया है, तो वो सबके एक साथ काम करने से ही सामने जो नतीजे आएंगे। अगर इस तरह से जो वर्तमान हालात रहे या पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से चीजें देखने को मिली, यदि वो स्थिति रही, क्योंकि देखिए 39 टिकट जब बटे तो कई ऐसे इलाके थे जहां से विरोध के स्वर सामने आए। ग्वालियर चंबल संभाग की अगर बात करूं तो चाहे वह गोहद विधानसभा हो, चाचौड़ा की बात करूं या दूसरे अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात करूं, तो वहां से जो है बीजेपी के अंदर से ही जो विरोध के स्वर सामने आए। तो ऐसे में जब केंद्रीय गृह मंत्री यहां आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस बात की भी नसीहत दी जाएगी कि सबको एक साथ काम करना हो। जैसा कि मैं इस बात का मैंने जिक्र किया था कि जब प्रदेश कार्य समिति अभी हाल ही में ग्वालियर में आयोजित हुई थी, उसमें बाकायदा मंच से अमित शाह ने सारे कार्यकर्ताओं को ये ताकीद दी थी कि सबको एक साथ मिलकर काम करना है। ये नहीं देखना है कि प्रत्याशी कौन है, देखना है कमल निशान। और उन्होंने कहा कि यदि कमल निशान देखेंगे तभी हम 200 पार का नारा तय कर पाएंगे। उन्होंने ये नारा दिया था कि जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह बीजेपी होनी चाहिए, तो उसके लिए कार्यकर्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में जब खुद जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, जब वो यहाँ मंत्र देंगे तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस बात से लेकर पूरी आशान्वित नजर आ रही है कि 2023 के परिणाम 2018 से कई गुना जुदा नजर आएंगे। जी जी। वैसे भी जब शाह कमान संभाल लें तो इस तरह के टारगेट भी वो तय कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी इनसे जुड़े अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इधर इंदौर से बड़ी खबर, नौकरी दिलाने के नाम पर नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप के बाद 15 साल की पीड़िता को झाड़ी में फेंक दिया गया। 3 युवकों पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। इन आरोपियों ने छोटी खजरानी से इसे उठाया और अगवा की भी धारा इसमें लगेगी और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। राहगीरों की मदद से पीड़िता लसूड़िया थाने पहुंची। फिलहाल इसकी हालत गंभीर है, अस्पताल में से भर्ती करवाया गया है। और अपडेट आपको बता दें कि इसके बयान दर्ज कर लिए गए हैं। कुछ देर में FIR भी होगी। सामूहिक दुष्कर्म पॉक्सो के तहत कार्रवाई होगी। घटना को 10 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अब तक FIR नहीं हुई है। ये अपने आप में एक शर्म की बात है। रात भर परिजन परेशान होते रहे। पीड़िता की मां ने बताया कि नौकरी की तलाश में ये शाम के आसपास 5 बजे के आसपास निकली थी। मां और पिता दोनों की तबीयत खराब रहती है। नाबालिग बेटी परिवार की आर्थिक मदद करना चाहती थी। वो बार बार कहा करती थी कि अगर बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं बेटा बनकर तुम लोगों की सेवा करूंगी। मां का ये भी कहना है कि 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो चुकी है। रात में किसी अज्ञात नंबर से फोन आया कि तुम्हारी बेटी बेहोश है, जल्दी उसे थाने लेकर जा रहे हैं, जल्दी आ जाओ। बेटी से अब तक मुलाकात तक नहीं हो पाई है। ये है यहाँ का सिस्टम। एक रेप पीड़िता किस दौर से गुजरती है इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट? 10 घंटे बाद FIR नहीं, ये है कमिश्नरी सिस्टम। मिथिलेश। बिल्कुल 10 घंटे का वक्त बीत चुका है और अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। जो पीड़िता की मां है, इस वक्त हम भी थाना लसुड़िया में मौजूद है और लसुड़िया थाने के गेट पर उनकी मां मौजूद है। हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो रात भर से थाने के बाहर ही मौजूद है, लेकिन अभी तक उनकी बेटी से उनसे मिलने नहीं दिया गया है। और उनका कहना है कि अंदर लगातार पुलिस जो है वो जांच कर रही है। बेटी का मेडिकल भी कराया गया, बेटी को अस्पताल से लेकर वापस पुलिस थाने पर लेकर आई है और इस वक्त बंद कमरे में पूछताछ चल रही है। सामूहिक दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट से जो गंभीर धारा है उसमें कुछ ही देर बाद FIR दर्ज हो सकती है। लेकिन एक बड़ी जानकारी सामने आई है कि 2 युवकों से जो संदिग्ध युवक थे उनसे पूछताछ की जा रही थी, उसका एक युवक को और हिरासत में लिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि यही तीनों जो युवक जिनसे पूछताछ चल रही है, यही तीनों युवक आरोपी भी हैं। तो कहीं ना कहीं से पुलिस के लिए यह है कि 3 के 3 जो लोग हैं जिनसे पूछताछ चल रही है ये वही आरोपी हैं जिसने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। तो फिलहाल अभी तक पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है, मीडिया से दूरी बना रखी है, मीडिया से बातचीत नहीं की जा रही है। और जो DCP है अभिषेक आनंद जोन 2 के, इस वक्त थाने भी मौजूद हैं और देर रात से जब से ये घटना की जानकारी सामने आई तब से एडिशनल DCP अमरेश सिंह और जो DCP अभिषेक आनंद लसुड़िया थाने भी मौजूद है और रात भर यहाँ पर कार्रवाई चलती रही है। अलग अलग टीमों बनाकर उन्हें रवाना किया गया था। फिलहाल 3 युवक इस वक्त संदिग्ध युवक जो है लसुड़िया पुलिस की गिरफ्त में है। अंदर बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कुछ ही देर में FIR दर्ज हो सकती है। आने वाले समय में सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि कहाँ से मुलाकात हुई, कैसे लेके गए और कहाँ पर झाड़ियों की बात जानकारी सामने आई है कि वाइन शॉप है, नेपानिया थाना क्षेत्र में वाइन शॉप के पीछे गाड़ी पास फेंक गए थे। तो तमाम चीजों को अब पुलिस कह रही खुलासा होने वाला बहुत जल्द। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए।
और ग्वालियर से इसी तरह की बड़ी खबर, यूपी निवासी एक युवती से क्लिनिक में रेप हुआ है। 23 साल की युवती आदित्यपुरम इलाके में रेप की बात निकलकर सामने आई है। आरोप इस तरह के लग रहे हैं, डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर रेप किया। क्लिनिक में 3 सितंबर दोपहर 1 बजे की घटना बताई जा रही है। दांत का इलाज कराने के लिए ये युवती क्लिनिक पहुंची थी। होश में आने के बाद युवती ने महाराजपुरा थाने में शिकायत की है। पुलिस ने रेप का केस दर्ज किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। खबर पन्ना से, जहां बस कंडक्टर के साथ बेरहमी की गई। निर्वस्त्र कर लोगों ने बस कंडक्टर को जमकर पीटा है। कंडक्टर जान की भीख मांगता रहा, लेकिन इसकी बेदम पिटाई जारी रखी गई। एक आरोपी गिरफ्तार है, बाकी फरार है। रीवा से सूरत ये बस जा रही थी। पन्ना जिले के गुनौर थाने की घटना है। बड़ी खबर आपको पन्ना से बता दें, बस कंडक्टर के साथ बेदम मारपीट की गई। कपड़े उतार दिए गए, जमकर इसे पीटा गया। ये गिड़गिड़ाता रहा, जान की भीख मांगता रहा, लेकिन लोग इसे मारते रहे। एक आरोपी अब तक गिरफ्तार है, बाकी आरोपी फरार हैं। रीवा से सूरत ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। पन्ना जिले के गुनौर थाना इलाके की ये घटना है। आखिर क्या वजह रही, क्यों इतनी बेदम पिटाई की गई, बेरहमी से पिटाई की गई, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इंतजार हम अभी कर रहे हैं तस्वीरों का। ये कंडक्टर जान की भीख मांगता रहा और लोग इसे पीटते रहे, आरोपी इसे पीटते रहे। हालांकि वजह साफ नहीं हो पाई है। रीवा से सूरत ये बस जा रही थी और उस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जमकर इस कंडक्टर को पीटा गया। बस कंडक्टर को जमकर पीटा गया। पन्ना से बड़ी खबर, बेरहमी इसके साथ की गई है। रीवा से सूरत ये बस जा रही थी और उसी दौरान पन्ना जिला के गुनौर थाना जो लगता है पन्ना में, वहां पर यह घटना सामने आई है। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपी फरार हैं। इनकी भी तलाश की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। बस में जो सवार लोग थे उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि ये घटनाक्रम क्यों हुआ, किस तरह से कंडक्टर का क्या कोई विवाद था, कोई पुराना विवाद था, किसी ने आपसी रंजिश में ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, इस तरह के तमाम सवाल हैं। अब चूंकि बस रीवा से निकली थी, सूरत की तरफ जा रही थी, थाना इलाका चूंकि पन्ना लगता है, एक बस कई थाना इलाकों से होकर निकलती है। रीवा से सूरत की तरफ ये बस जा रही थी। विवाद पन्ना में सामने आया है। अलग अलग थाना इलाकों के ये मामले होते हैं। गुन्नौर थाने का फिलहाल ये पूरा मामला है, जहां ये मामला पहुंचा है वो थाना गुन्नौर पन्ना में आता है। बस कंडक्टर के साथ बेरहमी से मारपीट का ये पूरा मामला है। उसके कपड़े उतार दिए गए, कपड़े उतार कर उसे पीटा गया। अब ये मुसाफिरों ने किया है या कोई पुरानी रंजिश थी, ये तमाम तरह के सवाल हैं। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, बाकी आरोपी फरार हैं, इनकी तलाश की जा रही है। बस कंडक्टर के साथ मारपीट का ये पूरा मामला है। पन्ना जिले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पन्ना जिले के गुन्नौर थाने की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें अब तक आ नहीं पाई हैं। सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पन्ना का ये मामला है, अब जरा तस्वीरें देख लीजिए। ये रिकॉर्डिंग है, अंदर की रिकॉर्डिंग है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बेरहमी से इसे पीटा गया है, कपड़े इसके निकाल दिए गए। क्यों ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा पन्ना हम आपको लिए चलेंगे। संजय आपको नजर आ रहे होंगे। संजय, पूरा घटनाक्रम। जी ललित जी, मैं आपको बता दूं, यह बस रीवा से सूरत
की बस है, महामाया ट्रेवल्स बस है ये। और जैसे ही सूरत से यह चली थी और 3 बजे रात में, तकरीबन 3 बजे रात में ये गुनौर थाना अंतर्गत, जो पन्ना जिले का गुनौर थाना है, शंकरगढ़ पहुंची। और शंकरगढ़ जैसे ही पहुंची वैसे ही वहां पर 15-20 दबंग आ गए और दबंगों ने लाठी डंडों से, ये जो गाड़ी का कंडक्टर या कर्मचारी बताया जा रहा है, खलासी भी हो सकता है, अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि गाड़ी का क्लीनर है या कंडक्टर है, उसकी बेदम पिटाई करना चालू कर दिए। और उसको, जैसा कि बस में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हैं, कि उसको निर्वस्त्र भी कर दिया गया। मामला बताया जा रहा है, मैं आपको बता दूं ललित जी, कि सूरत से जब एक युवक बैठा हुआ था, वहीं पे उसको उतरना था पन्ना जिले के शंकरगढ़ तिराहे पर गुनौर में, तो उसने जूते पहने हुए, गाड़ी की बोनट जो होती है, इंजन होता है, वहां पे उसने जूते रख दिए। तो उसने, खलासी ने रिक्वेस्ट की कि भाई साहब, ये मेरी रोजी रोटी है, यहाँ पर जूते पहनकर मत बैठिए, कंडक्टर की सीट होती है ये, यहाँ जूते मत पहनिए। वह युवक चुपचाप वहां से उठकर दूसरी सीट पर जाके बैठ गया और अपने मन ही मन में जो भी उसने अपनी प्लानिंग बना ली और लोगों को एकत्रित कर लिया। और एकत्रित करने के बाद जैसे ही पन्ना जिले के शंकरगढ़ तिराहे पर, गुनौर थाना अंतर्गत शंकरगढ़ तिराहा है, वहां गाड़ी पहुंची, युवक उतरा और इकट्ठे 10 से 15 लोग आ गए लाठी डंडों से और उसकी पिटाई कर दी। पिटाई में बताया जा रहा है जो युवक है वह आदिवासी है और आदिवासी युवक की पिटाई दबंगों ने की है। यह मामला पंजीबद्ध भी कर लिया गया है। एक व्यक्ति है साजुल सिंह परमार, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी अभी विवेचना जारी है। जी। और ये संजय, एक बात और है, किस तरह से कपड़े उतार कर बेदम पिटाई करना और एक साथ 10 से 15 लोगों को बुलाकर इस तरह से पिटाई करना, ये ऐसा लगता है कि टारगेटेड करके, ट्रिगर्ड करके और अपमानित करने के इरादे से किया गया है। जी जी बिल्कुल ललित, यह बुंदेलखंड का क्षेत्र है। बुंदेलखंड में हमेशा से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार दबंगों के द्वारा किए जाते हैं और निश्चित तौर पर जब उस युवक की बहस हुई होगी तो उसने नाम पूछा होगा और उसने अपना नाम बताया होगा। जैसे ही उसने बताया होगा कि यह आदिवासी, उसे पता चला होगा दबंग युवक को कि यह आदिवासी है और मैं फलानी जाति का हूँ, दबंग जाति का हूँ, तभी उसने अपने दोस्तों को और अपने जो भी करीबी हैं सबको कहा होगा कि गाड़ी पहुंच रही है, ये बहुत ज्यादा बहुत ही बदतमीजी कर रहा है और मेरे को बोल रहा है कि जूता उतारो, जैसे कि मैं कोई छोटा व्यक्ति हूं, मैं तो राजा हूं। यहाँ पे ठाकुरों को राजा कहा जाता है। यही कारण है कि राजा साहब की जो राजगी है, कहना चाहिए, जो राजतंत्र चला गया लेकिन अभी रस्सी जल गई, बल नहीं गया है। इसी वजह से इन लोगों ने ये आदिवासी युवक की बेदम पिटाई कर दी और यहाँ तक कि उसे टारगेटेड करके कपड़े भी उतार के निर्वस्त्र कर दिया। हम वीडियो दर्शकों को नहीं दिखा सकते, लेकिन हमारे पास में निर्वस्त्र करके पिटाई करने के भी गाड़ी में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वो वीडियो भी है। हालांकि हम ब्लर करके दिखा रहे हैं, दर्शक देख पा रहे होंगे। न्यूज 18 सबसे पहले आपको यह तस्वीरें दिखा रहा है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी संजय विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बिलासपुर से बड़ी खबर, न्यायधानी में फिर डेंगू के 4 मरीज मिले हैं। एक मरीज सिम्स में भर्ती है, अन्य 3 मरीज का रायपुर में इलाज चल रहा है। 2 महीनों की अगर बात कर ली जाए, बिलासपुर में 2 महीनों की बात कर ली जाए, 43 मरीज मिल चुके हैं। अलर्ट के बाद भी स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना हुआ है। इधर ग्वालियर में लगातार बढ़ता जा रहा है डेंगू। ग्वालियर में डेंगू का असर बरकरार। सोमवार को डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। जिला अस्पताल में 36 सैंपलों की जांच हुई। ग्वालियर जिले के 2 और अन्य जिले के 1 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई है और अब इस तरह से जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया 90। सूरजपुर से बड़ी खबर, रामनगर स्कूल में चोरी का खुलासा हुआ है। कबाड़ी समेत 8 चोर गिरफ्तार कर लिए गए। न सिर्फ गिरफ्तार किए गए बल्कि 5 टन लोहा भी इनके पास से बरामद हुआ है। विश्रामपुर पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की है। डीएमके नेता उदयनिधि के सनातन पर दिए गए बयान पर विवाद जारी है। बीजेपी
उदयनिधि के साथ ही विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस ने भी बयान पर अपने रिएक्शन दिए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी उदयनिधि के बयान पर हमलावर हो गई है। पार्टी इस मुद्दे को लेकर विपक्षी गठबंधन को घेर रही है। कांग्रेस पर भी हमला बोल रही है। बीजेपी नेता उमा भारती ने राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उमा भारती ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन की तो कोई औकात ही नहीं है सनातन धर्म को खत्म करने की, लेकिन इंडिया गठबंधन को जरूर जवाब देना पड़ेगा। भारत तो खत्म नहीं होगा, ना ही सनातन धर्म खत्म होगा, लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना है ये जरूर खत्म हो जाएगा। उदयनिधि स्टालिन की तो कोई औकात नहीं है सनातन धर्म को खत्म करने की, लेकिन इंडिया जो ग्रुप बना है हमारे विरोधी नेताओं का, उनको जरूर इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो वो जरूर खत्म हो जाएंगे। इंडिया तो खत्म, मतलब भारत तो खत्म नहीं होगा, ना सनातन खत्म होगा, लेकिन इंडिया जो ग्रुप बना है ये खत्म हो जाएगा। इसलिए तुरंत इनको उससे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। खाली माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है जिसे मिटाना जरूरी है। इस बयान के बाद उदयनिधि निशाने पर हैं ही। बीजेपी विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोल रही है। उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी भी उदयनिधि स्टालिन जैसी सोच रखते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा है कि जब भी सनातन पर हमला होता है कांग्रेस और विपक्ष उस पर चुप रहता है। राहुल तो खुद ही इसी तरह का सोच रखते हैं, बस ऐसा बोले नहीं है, कभी बोल भी देना है उनको। वो विदेश में जाकर के भारत के बारे में क्या बोले आए हैं, वो मोदी जी के बारे में क्या बोलते रहे हैं। तो ये तो इन लोगों का तो दिमाग ही इस तरह का है, ना ये भारत के लिए सम्मान रखते हैं, ना भारत के नेताओं के लिए सम्मान रखते हैं। ये तो सब एक ऐसी सोच से प्रभावित हैं जिसकी भारत में जड़ें ही नहीं। कांग्रेस का ये रवैया उस मुंबई की आईएनडी की बैठक का षड्यंत्र लगता है। जब भी सनातन और हिंदुओं पर हमले होते हैं, कांग्रेस और विपक्ष या तो मौन रखती है या फिर तटस्थता की ढाल अपने सामने खड़ा कर देती है। मुझे लगता है कि वो लोग जो मंदिरों में जाकर अपने फोटो खिंचवाते हैं, उनकी चुप्पी इस षड्यंत्र की पुष्टि करती है। वो राहुल गांधी हो या फिर केजरीवाल, देश को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। उदयनिधि के बयान पर कांग्रेस का भी जवाब आया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है, पार्टी सर्वधर्म सद्भाव की विचारधारा में विश्वास रखती है, लेकिन हर राजनीतिक पार्टी को अपना विचार रखने की आजादी है। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to. डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन पर घमासान छिड़ा हुआ है। अपने बयान पर उदयनिधि घिर गए हैं। बीजेपी उदयनिधि के साथ ही विपक्षी गठबंधन को घेर रही है और कांग्रेस पर भी निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब इंदौर से बड़ी खबर। मंडी व्यापारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। मध्य प्रदेश की 230 मंडियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारियों की हड़ताल के चलते अनाज की खरीदी नहीं हुई है। ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंच रहे हैं, उपज लेकर किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका गेहूं, सोयाबीन, चना और प्याज, ये तमाम चीजें नहीं खरीदी जा रही। मंडी शुल्क 1.5% से कम करके 1% करने, निराश्रित शुल्क हटाने, लाइसेंस नवीनीकरण, लाइसेंस को रिन्यू कराना, इसकी अनिवार्यता हटाने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर ये बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं अनाज व्यापारी। खबर रायपुर से। राजधानी में बदल गया मौसम का मिजाज। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 दिनों में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा। प्रदेश के आसपास के इलाकों में नया सिस्टम तैयार है। मानसून द्रोणिका के चलते नया सिस्टम तैयार है और कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश का ये जो सिलसिला है, इसके चलते तापमान में तब्दीली आई है। तो रायपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।